So hello and welcome back to my channel. In today's video, we are going to be studying the one-liners of three great Greek critics, which is Socrates, Plato and Aristotle. You all are aware कि literary criticism के section के अंदर these three critics are very important and इसमें से हम लोग को हमेशा questions देखने को मिलते हैं. तो आज के इस वीडियो में हम लोग pointers के थ्रू कवर करेंगे each and every important detail that you need to know before your exam. आज का वीडियो पावर पैक्ड होगा इंफॉर्मेशन के साथ, बहुत सारी नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट्स आपको एक ही वीडियो के थ्रू कवर हो जाएगी. सो दिस पर्टिकुलर वीडियो विल एक्ट एज अ परफेक्ट प्री रिवीजन वीडियो जिसको आप एग्जाम से पहले देखोगे और एक ही साथ आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप हो जाएंगे. नाउ आई हैव ऑलरेडी मेड प्लेलिस्ट, अ सेपरेट प्लेलिस्ट ऑफ वन लाइनर वीडियोस जिसके मैंने दिस इज द 5th वीडियो जिसके मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स के वन लाइनर वीडियोस बना के रखे हैं. एग्जाम से पहले जो भी बच्चा इन वीडियोस को देखता है उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है. तो मेक श्योर कि आप इस पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट करें. एक एक वीडियो, एक एक पॉइंटर को आपने अपने एग्जाम से पहले पढ़ा हो, बिकॉज कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं ये वीडियोस. कोई भी फालतू की इसमें बकवास नहीं होती है, कोई भी फालतू का इधर उधर का कंटेंट नहीं होता है. पॉइंट आफ्टर पॉइंट आपको आपके कॉन्सेप्ट्स की, टर्म्स की नॉलेज मिलती रहती है एंड आपका बहुत अच्छा रिवीजन होता रहता है. तो मेक श्योर आपने इन सभी को चेकआउट किया हो और अच्छे से इनसे पढ़ा हो. अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो मेरे इसी तरीके से इन्फ्लुएंस्ड हो एंड आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो एक जगह पर, तो आप मेरे इन कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं. एंड आपको जरूर से अपने एग्जाम से पहले क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना चाहिए जो कि अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर. तो आप ईयर वाइज एंड सेक्शन वाइज सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस को भी लगा सकते हैं. स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. देखेंगे हम लोग अपने सबसे पहले पॉइंटर को जो कि है हु इज नोन एज द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी. ये है हमारे सोक्रेटिस. थोड़ी सी एम्बिगुअस ये बात लगती है या आयरॉनिक कह सकते हैं कि सोक्रेटिस की कोई भी रिटन फिलॉसफी हमें देखने को नहीं मिलती है. हम लोग जो कुछ भी सोक्रेटिस के बारे में जानते हैं वो उनके जो डिसाइपल या शिष्य थे प्लेटो एंड ज़ीनोफोन उनके ही थ्रू जानते हैं. उन्होंने ही अपने गुरु जी का एंड उनकी फिलॉसफी का वर्णन किया है अपने वर्क्स में एंड तभी हम लोग सोक्रेटिस के बारे में जान पाए हैं. लेकिन सोक्रेटिस की फिलॉसफी के बारे में हम लोग जितना कुछ भी जानते हैं इनको माना जाता है एज द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी बिकॉज ही इज कंसिडर्ड द वन सच पर्सन जिन्होंने सबसे पहले अपने सोक्रेटिक डायलॉग या डायलेक्टिकल मेथड को यूज करके दुनिया के सामने तरह तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात करना या उसके ऊपर वार्तालाप करना, डिबेट करना एंड इन मेथड्स का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया तक अपनी फिलॉसफी, अपना दर्शन लोगों तक पहुंचाने की इन्होंने कोशिश की थी. सो सोक्रेटिस इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी. हालांकि हम लोग को इनका कोई भी रिटन मटेरियल नहीं मिलता है बट ही इज ट्रूली कंसिडर्ड द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी बिकॉज इनकी ही फिलॉसफी के बाद हम लोग ने काफी सारे फिलोसोफर्स को देखा है. सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट सोक्रेटिस इज द वन सच पर्सन जहां से हमारी फिलॉसफी की, वेस्टर्न फिलॉसफी की शुरुआत होती है. ठीक है. The dialectical approach involving questioning to uncover truth and challenge assumptions developed by Socrates is known as Socratic dialogue. कई बार आपके एग्जाम्स में नॉट ओनली नेट बट डिफरेंट आपके इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम्स में पूछा गया है कि सोक्रेटिक डायलॉग क्या होता है, या फिर बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि सोक्रेटिस का जो ज्ञान बांटने का तरीका था वो लेक्चर मेथड देने का नहीं था कि भाई एक पर्सन आया वो लेक्चर बांट के चला गया एंड वो उसकी फिलॉसफी बन गई. ये अपने सामने वाले इंसान से या इंटरलोक्यूटर से इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते थे वाद विवाद के थ्रू, उसके मुंह से अपने आप ही सच बाहर निकाल देते थे एंड दैट वाज हिज टेक्निक ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज टू द वर्ल्ड. एंड कभी कभी इसकी वजह से इनके साथ काफी लड़ाई की घटना भी हो जाती थी जो कंट्रोवर्सी हो जाती है. तभी इसको सोक्रेटिक डायलॉग कहा जाता है कि ये वाद विवाद करते करते डिबेट में या आपसे किसी भी तरीके की कन्वर्सेशन करते करते आपको एक ऐसा सच, एक ऐसा रहस्य या फिर ऐसी नॉलेज देकर चले जाएंगे जो बहुत ही ज्यादा फेमस है आज के वर्ल्ड में. सो सोक्रेटिक डायलॉग इज यूज्ड बाय सो मेनी फिलोसोफर्स, स्पेशली सोक्रेटिस की जो डिसाइपल्स हुए हैं उन्होंने इस टेक्निक को इस्तेमाल किया है लोगों को ज्ञान बांटने के लिए. कि एक तो हो गया लेक्चर मेथड कि कोई आया और बस अपना ही ज्ञान बांट के चला जा रहा है. एक होता है आपसे ही सवाल पूछना कि तुम बताओ कि नेट का एग्जाम है और रील्स देखकर तुम्हें क्या फायदा होगा. तो आपको ऑलरेडी सच पता लग जाएगा, आपके पास ऑलरेडी एक आंसर आ जाएगा. दिस इज नोन एज डायलेक्टिकल मेथड. वो है आपका सोक्रेटिक डायलॉग. तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा. पॉइंट नंबर 3,
Two of Socrates' students who compiled his teachings, Plato and Xenophon. आपको इन दोनों का नाम याद रखना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये तो पता है कि सोक्रेटिस के जो डिसाइपल थे वो थे प्लेटो, हमारे महान प्लेटो जो हमारे पोएट्स को पसंद नहीं करते थे। लेकिन देयर इज वन मोर डिसाइपल जिसका नाम है ज़ीनोफोन, जो आपको अपने नोट्स में जरूर से लिखना चाहिए, बिकॉज कई बार आपसे पूछा जाता है कि या पूछा जा सकता है कि जो मेन डिसाइपल्स थे आपके सोक्रेटिस के, प्लेटो को तो सब जानते हैं, ज़ीनोफोन वाज आल्सो द वन पर्सन जो आपके सोक्रेटिस के शिष्य रहे हैं, डिसाइपल रहे हैं, और उनकी टीचिंग्स और उनकी जितनी भी फिलॉसफीज थी उनको अपने वर्क्स में शो किया है। सो डू कीप दिस इन माइंड कि प्लेटो एंड ज़ीनोफोन वर द टू ग्रेट डिसाइपल्स। डिसाइपल्स तो इनके बहुत सारे थे, लेकिन दीज टू आर कंसिडर्ड द डिसाइपल्स जिन्होंने सोक्रेटिस के वर्क को अपने वर्क में डाला है। इनके ऊपर कई सारे वर्क्स लिखे हैं इनके डायलेक्टिकल मेथड के ऊपर, इसीलिए इन दोनों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे वो है सोक्रेटिक पैराडॉक्स का। सोक्रेटिस एक इतने वाइज इंसान थे जो कि अपने ज्ञान को पूरा ज्ञान मानते ही नहीं थे। आजकल आप दुनिया में देखते हैं, हम लोग यूट्यूब पर देखते हैं या हम लोग टीचर्स में भी ये चीज देखते हैं कि थोड़ा सा ज्ञान आया नहीं कि अपने ज्ञान का इतना बखान करना, इतना बखान करना कि सामने वाला भी बोर हो जाता है कि यार बस कर लो। तो अ वाइज पर्सन, एक सच्चे समझदार और एक विजडम वाले पर्सन की निशानी होती है कि वो ये मानता है कि अभी भी उसको पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। ज्ञान का घमंड होना इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वाइज पर्सन, एंड हेंस सोक्रेटिस उन लोगों में से आते हैं जो दुनिया की इतनी फिलॉसफी जानने के बाद भी कहते हैं आई नो नथिंग। तो इनकी ये जो लाइन है आप लोग याद रखिएगा, बिकॉज आजकल के ट्रेंड्स को मैंने उठा के देखा कि एग्जैक्ट लाइन्स कोट की जा रही हैं आपके फेमस राइटर्स की, फेमस पोएट्रीज की एंड फेमस लाइन्स की। तो ये सब लाइंस आपके सामने कभी भी पोज करके पूछा जा सकता है कि ये किसने बोला है। तो आई नो दैट आई नो नथिंग, ये बात बोली है आपके सोक्रेटिस ने, एंड ये पैराडॉक्स माना जाता है, पैराडॉक्सिकल है अपने आप में, बिकॉज सोक्रेटिस से ज्यादा वाइज एंड नॉलेजेबल पर्सन कोई और था ही नहीं, एंड हेंस तब भी ये पर्सन कहता है ही वॉज सच एन हम्बल पर्सन, क्योंकि जो भी ज्ञानवान इंसान है वो कभी भी नहीं मानेगा कि नहीं मुझे सारी नॉलेज प्राप्त हो चुकी है, बिकॉज इट इज जस्ट अ पॉइंट जो आपको इस दुनिया के बारे में पता है। यू कैन नॉट ऑलवेज नो एवरीथिंग। तो जो भी वाइज पर्सन है वो ये कहता है कि आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग, जो कि हमारे सोक्रेटिस है। सोक्रेटिस कंटेम्पररी हु रिडिक्यूल्ड हिम एज एन एब्सर्ड एथीस्ट। एथीस्ट वो पर्सन होता है जो किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करता है, जो बहुत लॉजिकल होता है, तर्क से चीजों को देखने की कोशिश करता है। सो क्योंकि सोक्रेटिस इतने ज्यादा नॉलेजेबल थे एंड किसी भी चीज को तर्क के रूप में मानते थे, ये नहीं कि आपने बस उनको एक मूर्त पकड़ा दी तो उसको वो पूजना स्टार्ट कर देंगे, आपने उनको किसी भी पर्टिकुलर चीज को फॉलो करने को कह दिया तो वो आंख मूंद के उसको फॉलो करने लगेंगे। सोक्रेटिस हर चीज को क्वेश्चन मार्क करते थे, क्वेश्चंस पूछते थे, डिबेट करते थे, अगर उसका ट्रुथ निकलता था तभी उस चीज को मानते थे। तो जाहिर सी बात है ऐसे टाइप के लोगों के काफी हेटर्स बन जाते हैं। प्लेटो और ज़ीनोफोन आपके सोक्रेटिस के क्या थे? डिसाइपल्स थे, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन इनका एक कंटेम्पररी भी था जो सोक्रेटिस को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और बहुत ज्यादा इनका उपहास भी उड़ाया है, कॉमेडी के रूप में सोक्रेटिस को दिखाया है दुनिया के सामने। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है तो इन डिटेल्स को आप लोग इग्नोर ना करें कि अरे ये तो एवं ही इंफॉर्मेशन है, क्या ही इनका करना है, बिकॉज इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक एक पॉइंटर को आप लोग सीरियसली लीजिएगा। सोक्रेटिस के ये कंटेम्पररी थे अरिस्टोफेन्स, जो कि रिडिक्यूल करते थे, मजाक उड़ाते थे आपके सोक्रेटिस का, उनको सोफिस्ट कहते थे, एथीस्ट कहते थे और कहते थे कि इनकी बातें बकवास होती हैं। आगे जाके जिस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में वो है ये, Aristophanes presents a caricature of Socrates that lean towards sophism is, मतलब कौन से वर्क के अंदर आपके एग्जाम में, क्योंकि हम लोग लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग से कौन सा वर्क, कौन सी डेट, कौन सा टर्म, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे ही रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पूछी गई है आपसे कि जो सोक्रेटिस का कंटेम्पररी था अरिस्टोफेन्स, उन्होंने कौन से वर्क के अंदर आपके सोक्रेटिस का मजाक उड़ाया है, उनका एक कॉमेडी कैरिकेचर बनाया है जो सोफिज्म के आगे लीन करता हुआ दिखा रहा है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता लगने के बाद वर्क का नाम याद रखना चाहिए जो कि है द क्लाउड्स।
द क्लाउड्स नाम के एक कॉमेडी वर्क के अंदर आपके अरिस्टोफेन्स ने सोक्रेटिस का मजाक उड़ाया है एंड इससे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप दिस इज क्लियर, आपको चीजें समझ में भी आ रही हैं एंड एट द सेम टाइम आपको बहुत ही ज्यादा रिवीजन भी मिलता जा रहा होगा एंड जिन बच्चों को ये पॉइंट्स नहीं पता थे उनको ये न्यू नॉलेज भी मिलती जा रही थी। मुझे कमेंट करके जरूर से बताते जाना व्हाटएवर यू आर फीलिंग रिगार्डिंग दिस वीडियो। प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडियाज, अब हम लोग सोक्रेटिस से प्लेटो की तरफ आ जाते हैं क्योंकि सोक्रेटिस में ज्यादा जानने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई भी अपना रिटन वर्क लिखा नहीं है, तो सोक्रेटिस से यही कुछ जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। हालांकि मैंने फुल वीडियोस भी इनके बना के रखे हैं, तो आप मेरे कोर्स में इनके वीडियोस और इनके वर्क्स और इनके क्वेश्चंस को अलग से जाके लगा सकते हैं। Plato's theory of ideas behind the material world that is abstract and perfect को क्या कहा जाता है? प्लेटो जाने जाते हैं थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, आइडिया ऑफ फॉर्म्स एंड एक ऐसे एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड को फॉलो करने के लिए जो कि रियल में है ही नहीं। आप सभी को पता होगा कि आपके प्लेटो मानते हैं एक ऐसी दुनिया में जो कि आपकी रियलिटी से पहले आती है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, जो कि पूरी तरीके से प्योर है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, परमानेंट है एंड आपकी रियलिटी से कहीं ज्यादा बेटर है। और इनका ये कहना है कि जो रियलिटी है वो तो मात्र कॉपी है मेरी इस असल दुनिया की। तो ये जो असल दुनिया है, ये जो इमेजिनरी आइडिया की दुनिया है, उसको मानते हैं आपके प्लेटो और उनकी इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ फॉर्म्स कहा जाता है। जैसे कि आप लोग खुद इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो या फिर आप अपना नेट का पेपर क्लियर करना चाहते हो, आपके पास 4 महीने हैं, 1 महीना है, तो आप पहले अपने दिमाग में एक प्लान बनाते हो। वो जो प्लान है वो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है, फिर उसके बारे में काफी ज्यादा सोच विचार करके आप उसको पन्ने पे उतार के एक टाइम टेबल बनाते हो। तो वो जो टाइम टेबल पन्ने पे हुआ इज द कॉपी ऑफ द आइडियाज जो आपके दिमाग में पहले आई, जो कि पूरी तरीके से प्योर है एंड अनचेंज्ड बाय द वर्ल्ड है, मतलब पल्यूट नहीं किया गया है उसको प्लेटो की भाषा में। तो जो आइडिया ऑफ फॉर्म्स होते हैं जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं, वो एक्चुअल एंड एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड के बारे में बात की है आपके प्लेटो ने। आई होप दिस इज क्लियर। द रिपब्लिक सोक्रेटिक डायलॉग इज डिवाइडेड इनटू, आपके प्लेटो का सेमाइनल वर्क द रिपब्लिक 10 बुक्स में डिवाइडेड है और इस बुक के अंदर ये अपनी मेजर फिलॉसफी हम लोग के सामने रखते हैं। काफी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्म्स हैं एंड थ्योरीज हैं आपके प्लेटो ने इस पर्टिकुलर बुक द रिपब्लिक के अंदर दी है। मेक श्योर डियर स्टूडेंट्स कि आपने अगर अभी तक द रिपब्लिक को डिटेल में नहीं पढ़ा है तो टाइम निकाल के आप 2 दिन लीजिए एंड पूरा इस वर्क को पढ़िए, बिकॉज इससे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक पूरा वीडियो आपके लिए पब्लिश किया था जहां पे मैंने प्लेटो एज अ क्रिटिक के क्वेश्चंस कराए थे। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि द रिपब्लिक से कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मेक श्योर आपने इस वर्क को डिटेल में पढ़ा हो। 5 government regimes proposed by Plato in his Republic। आप लोग सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट के बारे में प्लेटो क्यों बात कर रहे हैं। तो जितने बच्चों को नहीं पता है, आपके प्लेटो एंड अरिस्टोटल दे आर वर्सटाइल इन देयर फील्ड। सिर्फ लिटरेचर को लेके ये लोग बात नहीं करते हैं कि ट्रेजेडी के बारे में बात कर ली, पोएट्री के बारे में बात कर ली। इनकी जो एक्सपर्टीज है वो ऑलमोस्ट हर फील्ड में गई है। दे टॉक अबाउट साइंस, दे टॉक अबाउट गवर्नमेंट, दे टॉक अबाउट एथिक्स, दे टॉक अबाउट मेटाफिजिक्स, दे टॉक अबाउट व्हाट नॉट। तो बहुत सारे वर्क्स हैं जिनसे अब यूजीसी नेट भी क्वेश्चन पूछने लगा है, क्योंकि यूजीसी नेट के पास भी क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं कि लिटरेचर वाले क्वेश्चंस तो सारे बच्चे पढ़ के आ रहे हैं कि रिपब्लिक से तो घिसा पटा सब पढ़ के आएंगे। अब आपके प्लेटो से, अरिस्टोटल से, उनके डिफरेंट वर्क से भी आपका यूजीसी नेट क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो मेक श्योर आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट हो कि अच्छा प्लेटो के और भी इतने वर्क्स हैं और उनकी थोड़ी सी डिटेल आपको पता हो। सेम गोज फॉर योर अरिस्टोटल। आपके वन ऑफ द वर्क्स में प्लेटो ने 5 टाइप के गवर्नमेंटल रिजाइम्स बताए हैं एंड इनके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा बेस्ट है वो भी इन्होंने अपने वर्क्स में बताया है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट वर द 5 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंटल रिजाइम्स, या इसमें से किसी एक पार्ट को गलत देकर वो आपसे मैच करने को पूछेंगे। 1 वी हैव अरिस्टोक्रेसी, वी हैव डेमोक्रेसी, वी हैव ओलिगार्की, डेमोक्रेसी एंड टायरनी। इन सभी के बेनिफिट्स एंड जो नुकसान हैं वो बताए हैं आपके प्लेटो ने। मैंने इसको डिटेल में पढ़ा के रखा है, आप चाहें तो उसको जरूर से एक बार पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला पॉइंट देखेंगे।
Which analogy by Plato has become a literary and philosophical archetype for truth seeking and enlightenment? आर्केटाइप एक ऐसा आपका सिंबल हो सकता है, एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल हो सकता है, या ऐसी कहावत हो सकती है जिसको बार बार लोगों के सामने एज एन एग्जाम्पल लिया जाता है। तो प्लेटो की कौन सी ऐसी एनालॉजी बार बार लोगों के सामने, दुनिया के सामने लाई जाती है जब आपके कॉमनर्स और एनलाइटनमेंट के बीच की बात की जाती है, विच इज एलिगरी ऑफ द केव। ये एक अपने आप में ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल एलिगरी है जो बताने की कोशिश करती है कि किस तरीके से एक वॉल है, वॉल के एक तरफ कुछ ऐसे कॉमन पीपल है जिनको जीवन से पूरी दुनिया भर में जो दिखाया जा रहा है उसको ही वो सच मान के बैठे हैं। इसमें से ही एक पर्सन निकल के उस गुफा से बाहर जाके असल दुनिया को देख पाता है, एंड उसको ही हम लोग फिलोसोफर कहते हैं, जो आपकी कॉमन दुनिया से अलग चीजों को देख पाता है, उसका नजरिया अलग है। एंड फिर वो चाहता है, एक फिलोसोफर हमेशा चाहेगा कि कॉमन पीपल जो भटके हुए हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, जिनको सच की तलाश नहीं है या जिनको सच के बारे में भी कुछ नहीं पता है, उन तक सच पहुंचाने के लिए हमेशा एक गुरु, एक फिलोसोफर आपके जीवन में आता है, जिसको बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने एलिगरी ऑफ द केव के थ्रू दिखाया है। तो मेक श्योर आपने इसको पढ़ा हो। प्लेटो's theory of mimesis claims that पोएट्री इज थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। आपको ये बात पता होगी कि आपकी जो मिमेसिस की थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ इमिटेशन, इसके बारे में प्लेटो ने भी बात की है, इसके बारे में अरिस्टोटल ने भी बात की है। प्लेटो ने मिमेसिस या इमिटेशन या कॉपी करने को एक बहुत ही नेगेटिव सेंस में देखा है, वहीं आपके अरिस्टोटल ने बोला है कि भाई जीवन का नाम ही इमिटेशन है, एंड उन्होंने इस चीज को पॉजिटिव सेंस में देखा है। तो जब हम लोग प्लेटो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं मिमेसिस की, तो प्लेटो ने कहा है कि जो हमारी पोएट्री है या जो कुछ भी आप लोग रियलिटी में देख रहे हो, इट इज थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। इन्होंने चेयर का एग्जाम्पल लेकर इस पॉइंट को समझाया भी है, जो आपके एग्जाम में भी पूछा गया है कई बार कि प्लेटो अपनी थ्योरी ऑफ मिमेसिस को समझाने के लिए किसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो एक कुर्सी का एग्जाम्पल लेते हैं कि कुर्सी सबसे पहले किसी के दिमाग में आई होगी, उसको फिर पन्ने पर या कारपेंटर ने एक एक्चुअल उसकी आकृति एज अ चेयर बनाई होगी, फिर एक पोएट ने उसी एक्चुअल चेयर की एक पेंटिंग बना दी, जिसका मतलब कि वो थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी हो गई, उसका रियलिटी से कोई संबंध ही नहीं है। हेंस आपके प्लेटो की दुनिया या उनकी समझ के अकॉर्डिंग जो रियल चीज होती है वो तो हमारे दिमाग में ही होती है। जब आप उसकी अलग अलग जैसे जीरोक्स कॉपी निकाल लेते हो तो वो ओरिजिनल से थोड़ी सी भटक जाती है, एंड दिस इज व्हाट ही कॉल्स कि इट इज थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। ठीक है। Plato's spiritual realm is intelligible and unchanging. आपको ये बात अब तक समझ में आ गई होगी कि प्लेटो अपने आइडिया ऑफ फॉर्म्स एंड अपने स्पिरिचुअल रेल्म को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। तो आपके प्लेटो ने रिपब्लिक में अपने कई सारे वर्क्स में बात की है दो दुनिया के बारे में, एक तो फिजिकल दुनिया जो हम लोग को दिखाई देती है, दूसरी है आपकी स्पिरिचुअल दुनिया जो मानते हैं कि आइडिया ऑफ फॉर्म्स है, या फिर एक ऐसी दुनिया है जो पल्यूट नहीं की गई है, जो कि खराब नहीं की गई है, जो कि सबसे ज्यादा प्योर है, एंड उसमें किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं आते हैं, वो परमानेंट है। एंड फिजिकल चीज को इन्होंने कंपेयर किया है कि भाई वो तो चेंज होती रहती है, वो टेम्पररी है, एंड इट इज अ मियर इमिटेशन एंड कॉपी। तो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि प्लेटो के अकॉर्डिंग उनका स्पिरिचुअल रेल्म कैसा है। दीज आर द टू एग्जैक्ट कीवर्ड्स जो यूज किए गए हैं, इट इज इंटेलिजिबल एंड इट इज अनचेंजिंग, वो बदलता नहीं है, वो प्योर है। तो मेक श्योर आप अपने नोट्स में इसको अच्छे से लिखें। ठीक है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोग इस नॉलेज को गेन करते करते बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर रहे होंगे। माय सोल एम फॉर मेकिंग दिस वीडियो इज ओनली कि आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, एंड एग्जाम से पहले आपके इन सभी पॉइंट्स का अच्छा रिविजन हो जाए। Point number 13. Which work of Plato is one of his shortest dialogue? As I told you earlier कि प्लेटो का सिर्फ रिपब्लिक कई बच्चे पढ़ के चले जाएंगे, देन आपके अरिस्टोटल का सिर्फ पोएटिक्स कई बच्चे पढ़ के चले जाएंगे कि बस यही तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब यूजीसी नेट ने एक स्टेप और ऊपर ले लिया है, एंड वो आपके बोथ प्लेटो एंड अरिस्टोटल के और वर्क्स भी पूछ रहे हैं। सो ये इंफॉर्मेशन आपके उसी काम की है और इससे क्वेश्चन पूछा गया है। विच वर्क ऑफ प्लेटो इज कंसिडर्ड हिज शॉर्टेस्ट डायलॉग? इट इज इयन। आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा सर्च मार लेना, मेरे वीडियो से पढ़ लेना, जहां से भी आपको अच्छा लगे, कि इयन के अंदर इन्होंने शॉर्टेस्ट जो डायलॉग है, कौन कौन इंटरलोक्यूटर है और किससे किस टॉपिक के बारे में बात की है, वो आप लोग थोड़ा सा एक बार सर्च करिएगा।
Which dialogue of Plato focuses on the nature of rhetoric, love and the differences between spoken and written communication? आप जैसे जैसे आगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बढ़ते जाएंगे या लिटरेरी थ्योरी भी आप पढ़ेंगे तो ओवर द इयर्स क्रिटिक्स ने एंड राइटर्स ने इसके बीच में डिबेट चलती रही है कि स्पीच ज्यादा बेटर है या राइटिंग ज्यादा बेटर है। कुछ लोग स्पीच को ज्यादा बेटर मानते हैं क्योंकि आप लोग स्पीच में किसी भी चीज को हिंडर नहीं कर सकते हो कि राइट नाउ व्हाट आई एम फीलिंग, मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो मैं आपको बिल्कुल बताती जा रही हूँ, इसमें किसी भी तरीके का बीच में हिंड्रेंस नहीं है या फिर मैंने किसी और को मैसेज नहीं दिया और किसी और ने आपको कोई और मैसेज नहीं पहुंचाया। दिस इज इन रियल टाइम कि आप तक ये बात पहुंच रही है। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है कि किसी ने एक चीज किसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी होगी, उसको आगे पढ़ते पढ़ते लोग उसका क्या ही मतलब निकाल ले जाएं, इसमें थोड़ी सी बैरियर क्रिएट हो जाता है। ये लोग आप ये चीज आप पेपर 1 के कम्युनिकेशन वाले सेक्शन में भी पढ़ते हो, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर रिटन एंड स्पीच के बारे में। तो यहां पर भी इस टॉपिक के बारे में इस पर्टिकुलर वर्क फेडरस के अंदर आपके प्लेटो ने बात की है। एक प्रॉपर पूरा कम्युनिकेशन एंड डिबेट चला है इसके बारे में कि कौन ज्यादा बेटर है, तो मेक श्योर आपको इसके भी बारे में जरूर से पता हो। Plato's work that recounts the last hours of Socrates' life, आपको ये बात अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि सोक्रेटिस का जो तरीका था, जो इनके गुरु जी थे जिनको हम लोग ने स्टार्ट किया एज द फर्स्ट फिलोसोफर, उनका जो तरीका था वो टायरनी एंड गवर्नमेंट के बिल्कुल आड़े आ रहा था क्योंकि ये यूथ को ज्ञान बांटने का काम कर रहे थे। एंड कोई भी एक ऐसा सच्चा फिलोसोफर जो दुनिया को उसकी जो जाल की बनी हुई दुनिया है या जिसमें लोग आपको फंसा के बैठे हैं, जैसे आज की डेट में मीडिया हो गई, गवर्नमेंट हो गया, आपका जो लोग आपको फंसा के बैठे हैं, सच तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, बस चमकीली दुनिया दिखाकर आप लोग को बिल्कुल बोल सकते हैं आपके सामने पर्दा लगा के रखा है। अगर इसको कोई खोलने का काम करे तो उसको आपकी सोसाइटी पसंद नहीं करेगी। एंड हेंस इस वजह से सोक्रेटिस को यूथ को करप्ट करने के लिए सजा मिली थी कि इनको हेमलॉक्स पॉइजन पिलाया जाएगा, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं मरना पसंद करूंगा। तो सोक्रेटिस के आखिरी चंद घंटों की जो कहानी है, क्या हुआ था, कैसे वो मरे एंड द एंटायर थिंग आपके प्लेटो ने डॉक्यूमेंट की है इन वन ऑफ हिज वर्क्स। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। फेडो इज द वर्क जिसमें सोक्रेटिस के लास्ट आवर्स की कहानी दिखाई गई है। मेक श्योर कि आपको इसके बारे में पता हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और हम लोग अपना अगला पॉइंटर देखेंगे। He was a Greek philosopher, student of Plato and teacher of Alexander the Great. Who was he? It is Aristotle. आपको ये पूरी क्रोनोलॉजी अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहले आते हैं हमारे सोक्रेटिस, इनके शिष्य हैं हमारे प्लेटो, प्लेटो के शिष्य हैं हमारे अरिस्टोटल एंड अरिस्टोटल के शिष्य हैं हमारे दी ग्रेट अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये जो पूरी क्रोनोलॉजी है आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आपके अरिस्टोटल हैं टीचर ऑफ द ग्रेट अलेक्जेंडर, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। आपके अरिस्टोटल ने ठीक आपके प्लेटो की तरह अपना एथेंस में एक स्कूल खोला था विद जो कि एक पेरिपेटैटिक स्कूल है जिसका नाम है लाइसियम। शायद मैंने आपको प्लेटो के बारे में नहीं बताया, लेकिन प्लेटो का भी अपना एक स्कूल था जिसका नाम था अकेडमी। तो मेक श्योर ये छोटे छोटे पॉइंटर्स जो मेरे दिमाग में एक्स्ट्रा आ रहे हैं उनको भी आप नोट करें कि प्लेटो के स्कूल का नाम था अकेडमी, जहां पर वो बच्चों को पढ़ाते थे। एंड आपके अरिस्टोटल भी वहां इतनी दूर पढ़ने गए थे इनसे। अरिस्टोटल वापस आके अपना स्कूल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लाइसियम, विच इज नोन एज द पेरिपेटैटिक स्कूल, जहां पर आप चलते चलते बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, Aristotle's critique of Plato's theory of forms becomes the subject of his work. आपके अरिस्टोटल ने प्लेटो के आइडिया ऑफ फॉर्म्स के ऊपर काफी ज्यादा चर्चा की है। देखो आजकल तो ऐसा चलता नहीं है कि जो गुरु है उसका जो शिष्य है उसी के ही गुणगान गाता रहता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आपकी खुद की भी आइडेंटिटी, आजकल तो चाटुकारिता बहुत ज्यादा चलती है कि आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग से नहीं निकाल सकते हो। टीचर ही भड़क जाएगा कि नहीं हमने तुम्हें पढ़ाया एंड तुम हमसे ही आगे निकल रहे हो, लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है, मिर्ची लग जाती है। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आपके अरिस्टोटल ही अपने गुरु
जो कि प्लेटो के काफी सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। इनका जो आइडिया ऑफ फॉर्म्स वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, उसके बारे में चर्चा की है आपके अरिस्टोटल ने और बताया कि कोई अलग से आपका स्पिरिचुअल रेल्म नहीं होता है या आइडिया ऑफ फॉर्म्स नहीं होता है, जो कुछ भी है वो इसी दुनिया का पार्ट है। आप जब एक फिजिकल ऑब्जेक्ट या एक एप्पल को देखते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक असल में एप्पल आइडिया वाली दुनिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है एंड ये वाला एप्पल तो मेयर उसकी कॉपी है। जो कुछ भी है उस एप्पल की ही एग्जिस्टेंस के अंदर है। द सब्सटेंस इज इट्स एग्जिस्टेंस। द मेटाफिजिक्स का कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने अपने वर्क मेटाफिजिक्स के अंदर बताने की कोशिश की है। तो मेक श्योर कि आपको ये सारी डिटेल्स भी पता हो जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। Point number 20. Major work of Aristotle which focuses on literary theory, especially on tragedy, poetry and drama. हम लोग अरिस्टोटल को पढ़ रहे हैं एंड आपके अरिस्टोटल का सेमाइनल मैग्नम ओपस वर्क जिनके लिए ये सबसे ज्यादा फेमस है एंड हो भी क्यों ना कि ये वर्क अपने आप में इतना बड़ा और एक ऐसा ट्रेटाइज है जिसके बेसिस पर हमारा पूरा लिटरेरी क्रिटिसिज्म टिका हुआ है, वो है आपका पोएटिक्स। इस वर्क के अंदर इन्होंने बात की है कि ट्रेजेडी को कैसा होना चाहिए, पोएट्री को कैसा होना चाहिए, ड्रामा के क्या क्या मेजर टेनेट्स होने चाहिए। एक आइडियल ड्रामा अगर आपको लिखना है, जिसका एग्जाम्पल मैं देकर बताती हूँ आपको कई बार कि मूवी में अगर ये चीजें हैं तो वो मूवी आपकी हिट है, सीरियल में अगर ये आपने एलिमेंट्स डाल दिए तो वो आपका सीरियल हिट हो जाता है। तो कुछ ऐसे टेनेट्स एंड मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके अरिस्टोटल ने बताए हैं अपने इस वर्क पोएटिक्स के अंदर, वो आपको डिटेल में पढ़ के जाना है। बिल्कुल भी पोएटिक्स इज द वर्क जो आपको छोड़ के नहीं जाना है। मेक श्योर व्हाइल यू आर वाचिंग दिस वीडियो आपने ऑलरेडी उसको पढ़ लिया हो एंड अगर अभी भी अगर आपको लगता है कि यार शिट ये तो मैंने नहीं किया, मैंने नहीं पढ़ा, तो आप मेरे लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कोर्स में इत्मीनान से इसको पढ़ सकते हैं या जहां से भी आपको सही लगता है कंटेंट मिलता है तो इसको पढ़ के जरूर जाना। ठीक है। Point number 21. It is the imitation of an action that is serious, complete and has magnitude. आपके पोएटिक्स के चैप्टर नंबर 6 के अंदर, आपके पोएटिक्स में काफी सारे चैप्टर्स आते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 26 चैप्टर्स आते हैं। डू कमेंट मी डाउन दैट आई एम राइट और नॉट। उसमें से एक चैप्टर में आपकी एक प्रॉपर डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन आपको 2 लाइन की मात्र डेफिनेशन दिख रही है ना, ये इतनी नहीं है, ये एक पूरी लंबी सी आपकी डेफिनेशन है जो आप चाहो तो सर्च कर सकते हो। ट्रेजेडी की क्या इन्होंने डेफिनेशन दी है वो आपको रटी होनी चाहिए कि ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एक्शन, इट इज सीरियस, इट इज कंप्लीट एंड हैज मैग्नीट्यूड एंड और भी कई सारी चीजें आपकी इनकी डेफिनेशन में आ जाती हैं। तो ये अरिस्टोटल द्वारा बोली गई इनकी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी की डेफिनेशन है जो आप बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट आपको रटी होनी चाहिए। आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हो, पूरी निकल के आ जाएगी। मेक श्योर आप उसको एक बार जरूर से पढ़ के जाएं बिकॉज यूजीसी नेट तो आजकल कुछ भी कर सकता है कि ये डेफिनेशन एंड कोटेशन उठा के फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे ही कुछ वर्ड्स को गायब करके आपसे पूछ सकता है। एंड दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि आप ये नहीं कह सकते हो कि यार देखो हमसे ये क्या पूछ लिया, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। दिस इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस, इट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ लिटरेचर स्टूडेंट कि अरिस्टोटल ने जो ट्रेजेडी को लेके, प्लॉट को लेके एंड कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस एंड कोटेशंस दी हैं वो तो हमें आनी ही चाहिए। तो एक बार उसको सर्च कर लेना। ठीक है। पॉइंट नंबर 22, 6 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के बारे में जब ये बताते हैं कि ट्रेजेडी सीरियस होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसके कुछ मेजर 6 एलिमेंट्स बताए हैं जो आपको हूबहू ऐसे ही रटने पड़ेंगे। आई डू नॉट आस्क माई स्टूडेंट्स यूजुअली कि आपको उसको रटना ही है, लेकिन बहुत सारे लिटरेचर के अंदर ऐसी चीजें हैं जिनको रटना ही पड़ता है। तो उसको आप इसी तरीके से रटें कि प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी एंड स्पेक्टिकल, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस माने जाते हैं आपकी ट्रेजेडी में कि इसी ऐसे ऐसे ही होने चाहिए और उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए उसकी भी एक अलग से डेप्थ है। ठीक है। प्लॉट के लिए आपके अरिस्टोटल ने कहा है या ये मानते हैं प्लॉट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि एक ट्रेजेडी में उसका जो प्लॉट होता है, जो उसकी कहानी होती है, वो उसकी जान, उसकी सोल होती है। तो एक ट्रेजेडी के अंदर कैरेक्टर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है आपके अरिस्टोटल ने। प्लॉट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है और कहा है कि प्लॉट इज द सोल ऑफ द ट्रेजेडी, वो आपकी ट्रेजेडी की आत्मा होती है, जो उसकी कहानी होती है। अ गुड प्लॉट मस्ट हैव अ बिगिनिंग, मिडल एंड एंड
फॉर्मिंग अ कोहेसिव होल। एंड ये जो चीज है, ये एग्जैक्ट लाइन भी आपके अरिस्टोटल ने बोली है कि प्लॉट के अंदर एक प्रॉपर आपकी बिगनिंग होनी चाहिए, एक प्रॉपर उसकी मिड होना चाहिए एंड एक प्रॉपर उसका एंड होना चाहिए। बीच में एंटी क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स एंड पता नहीं बहुत सारी और सी चीजें इसके अंदर होनी चाहिए, इसके बारे में बात की है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द यूनिटी ऑफ एक्शन, जहां पर आपके अरिस्टोटल बताते हैं कि अगर आपने एक कहानी का एक प्रॉपर कहानी सोच ली, उसका प्लॉट सोच लिया, उसका कैरेक्टर सोच लिया, तो आपकी जो कहानी उस प्लॉट और कैरेक्टर के साथ एक प्रॉपर तालमेल बनाकर चलनी चाहिए। यू शुड नॉट बी शोइंग अप अ स्टोरी जिसमें एक राजा की कहानी आप दिखा रहे हो, बीच में उसके राजा के बेटे की कहानी भी आपने घुसा दी, बेटे की दोस्त के साथ क्या हो रहा है वो भी आपने दिखा दिया, दोस्त की मम्मी भी घर से चली गई। मतलब कि बहुत सारे सब प्लॉट्स जब आप एक्शन को डिवाइड कर देते हो, वो आपके अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एक अच्छी ट्रेजेडी नहीं हुई। जैसे आजकल आपकी काफी मल्टी स्टारर मूवीज निकल के आती हैं जिसमें इतने सारे आपके बोल सकते हैं कैरेक्टर्स को एंड हीरो हीरोइन को ले लिया जाता है कि बिल्कुल खिचड़ी बन जाती है। ठीक है, तो अरिस्टोटल ने बोला है कि कहानी लिखो तो मेन कैरेक्टर, मेन स्टोरी को पकड़ के चलो, उसके इर्द गिर्द आप चीजें दिखा सकते हो लेकिन इर्द गिर्द, ये नहीं कि उसमें ही आपने 3-4 और कहानी ऐसी घुसा दी जो अलग ही दुनिया में चल रही हैं, तो ये एक हिट स्टोरी या फिर यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, I hope, dear students, you all are enjoying. Literature should evoke pity and fear, leading to purging of emotions. This is known as catharsis. इसको बोलते हैं emotional purgation, emotional cleansing. आपका दिल बड़ा भरा हुआ है, आपका ब्रेकअप हुआ है, आप अरिजीत सिंह का एक सॉन्ग चला लेते हो एंड उसको सुनने के बाद आपके आंसू निकलते हैं, कई यादें आपको याद आती है एंड उस गाने के खत्म होने तक आपके जो इमोशंस थे वो बाहर निकल आते हैं। अ सेफ आउटलेट ऑफ इमोशंस थ्रू पिटी एंड फियर, उसको हम लोग कहते हैं कथारसिस। तो आपके अरिस्टोटल ने इस पॉइंट को बोला है कि एक अच्छी ट्रेजेडी के अंदर कथारसिस तो होना ही चाहिए। अक्सर आई ऑलवेज गिव दिस क्लासिक एग्जाम्पल कि हम लोग की मदर्स अनुपमा देखती हैं या सास बहू के सीरियल देखती हैं, उसको देख देख कर रोती हैं, कुड़ती हैं, जो कुछ भी पोर्ट्रे किया जाता है उससे रिलेट कर पाती हैं। तो आपकी मदर के साथ जो उसकी सास ने किया एंड उनकी सास के साथ जो उनकी सास ने किया, इस ऑल जब दिखाया जाता है कि उस बेचारी के साथ ये हो रहा है तो वो रिलेट करती है, थोड़े चंद आंसू बहाकर अपना इमोशनल, अपने इमोशंस को बाहर निकाल के बहुत ही लाइट फील करती हैं। यही काम होता है एक ट्रेजेडी का, एक मूवी का। जब आप मूवी के किसी सीन को देखकर जब रो लेते हो, थोड़ा हंस लेते हो, रिलेट कर पाते हो, तो इसको कहते हैं सेफ आउटलेट ऑफ द इमोशंस, जो आपके अरिस्टोटल ने कहा है कि हिट कहानी लिखनी है तो कथारसिस आपको डालना ही पड़ेगा। ठीक है, देन रिवर्सल ऑफ फॉर्चून इन द प्लॉट। कहानी चल रही है लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि भैया आपका जो अमीर कैरेक्टर था कि रिवर्सल ऑफ थॉट्स हो गए उसके, या उसकी बिल्कुल स्टेट बदल गई, वो गरीब हो गया, अचानक से सड़क पे आ गया। तो बिल्कुल ही जब एकदम से कहानी कोई चल रही है एंड एकदम से रिवर्स हो जाती है सिचुएशन, तो उसको पेरिपीटिया बोला है। इसी को ही, इसी के साथ एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, अ मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन और डिस्कवरी बाय द प्रोटैगनिस्ट, इसको कहते हैं एनेग्नोरिसिस। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। एनेग्नोरिसिस एक ऐसा एलिमेंट होता है जहां पे भाई आपके सामने एक बहुत बड़ा सच आ जाता है कि अक्सर हम लोग की इंडियन टेलीविजन में जैसे दिखाया जाता है कि जिसको 24 साल से लड़के को पाला, ये तो इसका एक्चुअल लड़का है ही नहीं, इसको तो सड़क से उठाया था, या इसका इलेजिटिमेट चाइल्ड है, नाजायज औलाद है, ऐसे करके खूब ड्रामा बना के तो उस बच्चे का बिल्कुल ऐसे धीम तनाना ऐसे करके हो जाता है। तो वो जो स्टेट होती है आपकी एनेग्नोरिसिस की, आपको सडनली कुछ पता लगता है। जैसे हमारे इंग्लिश लिटरेचर में ओडेपस की कहानी में उसको पता लगा था कि भाई उसने अपनी ही माँ से शादी कर ली है अपने बाप को मार के, तो दैट वाज एन एनेग्नोरिसिस, काइंड ऑफ डिस्कवरी हो गई कि भाई उसने ये क्या कर दिया। तो ऐसे टाइप के मूवमेंट्स को हम लोग बोलते हैं एनेग्नोरिसिस। ठीक है, अ ट्रैजिक फ्लॉ, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अ ट्रैजिक फ्लॉ और एरर इन जजमेंट दैट लीड्स टू द प्रोटैगनिस्ट डाउनफॉल। हम लोग कहानी ही तब देखना पसंद करते हैं जब देखते हैं कि यार एक बड़ा अमीर कैरेक्टर है या फिर एक राजा है, अचानक से उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसको अपने राजपाट से निकाल दिया। जैसे बाहुबली वाली मूवी में हुआ था कि सब कुछ अच्छा चल रहा था भाई, शिवगामी अपने बेटे को, बाहुबली को चाहती भी थी, बट अचानक से
वो देवसेना के आने के बाद से उसको निकाल दिया जाता है एंड देयर इज इतनी सारी जो चीजें उत्पन्न की जाती हैं। तो जब आप एक ऐसा ट्रैजिक फ्लॉ दिखाते हो किसी कैरेक्टर के अंदर कि अपनी किसी कमी की वजह से या अपनी किसी ऐसी फ्लॉ की वजह से उसके पतन के तरफ वो चला जाता है, उसका फॉल हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग हमार्शिया। मतलब कि उसके कैरेक्टर के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ एक ऐसा फ्लॉ दिखाया जाएगा। शेक्सपियर के आप हैमलेट को उठा लो, वो इनडेसिसिव कैरेक्टर था, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि उसे अपने चाचा को मारना है, ये सही वक्त है या नहीं। आप ओथेलो को ले लीजिए, आप किंग लियर को ले लीजिए, आप मैकबेथ को ले लीजिए, शेक्सपियर के कैरेक्टर्स को जब आप उठाओगे तो उन सभी में एक ना एक में आप एक ट्रैजिक फ्लॉ देखेंगे। जैसे कि with due respect to all cultures and religion, I'm just taking this an example, रावण को कहा जाता है कि उसका अहंकार उसको ले डूबा। तो ये जो ट्रैजिक फ्लॉ है अहंकार उसका जो प्राइड था जो उसको ले डूबा, वो आपके हमर्शिया का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। एक्सेसिव प्राइड दैट लीड्स टू अ कैरेक्टर्स डाउनफॉल। अब इस चीज को मतलब कंफ्यूज मत करना, हमर्शिया के अंदर आपका कोई भी फ्लॉ हो सकता है। यहाँ पे जैसे मैंने अहंकार का नाम लिया, जो ह्यूब्रिस जैसा आ रहा है कि एक इंसान बहुत ज्यादा अहंकारी होता है तो वो उसके पतन का कारण या उसके डाउनफॉल का कारण बनता ही बनता है। बट देयर कैन बी अदर फ्लॉज एज वेल, जैसे आपके 7 वाइसेस बताए गए हैं एंड हम लोग के ऐसा हम लोग अपने धर्म में पढ़ते भी है, काम क्रोध लोभ मोह, इन सब चीजों में ये जो फ्लॉज में जो पड़ता है उसका तो डाउनफॉल होना ही है। तो ऐसे टाइप को हमर्शिया एंड ह्यूब्रिस का नाम दिया गया है। ठीक है, ह्यूब्रिस में ज्यादातर आपका प्राइड ही आता है। ठीक, a tragic hero must be noble but flawed, eliciting empathy from the audience। आपके अरिस्टोटल ने कहा है, मेक श्योर मैं आपको जितने भी ये पॉइंट्स बता रही हूँ वो पोएटिक्स के अंदर आते हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये सब आपके अरिस्टोटल ने आपकी पोएटिक्स के अंदर ही बोल के रखा है। सो हेरोइक कैरेक्टर आपके अरिस्टोटल मानते हैं एक ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए जो एक नोबल फैमिली या नोबल कैरेक्टर का होना चाहिए, लेकिन किसी अपने फ्लॉ हमार्शिया या किसी भी ट्रैजिक फ्लॉ या वजह की किसी भी वजह से उसका डाउनफॉल जब आप दिखाते हो तो उस कैरेक्टर को देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है कि हाय यार कितना अच्छा कैरेक्टर था, अब उसके साथ ये हो गया, चलो देखें अब इसके जीवन में क्या हो रहा है। तो जो एम्पैथी वाली फीलिंग आती है आपको उस कैरेक्टर के साथ, वो बहुत रिलेटेबल लगती है एंड दिस इज व्हाट अरिस्टोटल सेज कि आपके ट्रेजेडी में होना चाहिए। बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप में से कोई फिल्म मेकर बनना चाहे तो अरिस्टोटल के इन पॉइंट्स को उठाकर एक मूवी या एक कहानी बना सकता है। ठीक है, द एक्शन इन अ प्ले शुड टेक प्लेस विद इन अ सिंगल डे। यूनिटी ऑफ एक्शन हम लोग ने देख लिया कि मेजर स्टोरी लाइन को फॉलो करना चाहिए, ज्यादा सब प्लॉट्स नहीं होने चाहिए। यूनिटी ऑफ टाइम कहता है कि आपकी कहानी को 24 घंटे के अंदर ही खत्म कर देना चाहिए। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, ये बस अरिस्टोटल का मानना था। हालांकि आज की मूवीज और आज के प्रैक्टिकल सिनेरियोज में यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जाता है, स्पेशली बाय और शेक्सपियर ने तो यूनिटीज फॉलो ही नहीं की और इसी बात की बड़ी तकलीफ थी आपके सैमुअल जॉनसन को शेक्सपियर के साथ कि यार ये यूनिटीज फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ टाइम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अरिस्टोटल बोलते हैं कि एक कहानी को 24 घंटे से ज्यादा आपको घसीटना नहीं चाहिए। सेम गोज फॉर यूनिटी ऑफ प्लेस कि भैया अगर आपने एक जो पर्टिकुलर कहानी है वो लखनऊ में दिखाई है, लखनऊ में आपने शूट की है, तो आप उसका अगला सीन लंदन में नहीं दिखा सकते हो। यूनिटी तो दिखाओगे, एक बंदा लखनऊ से लंदन अगले दिन कैसे चला गया, ये कॉन्सेप्ट आपके अरिस्टोटल को समझ में नहीं आता था। जैसे आज की मूवीज में नीचे बस लिख के आ जाता है कि 10 साल के बाद विदेश में उस किसी फैमिली की कहानी को आगे बढ़ा देते हैं। तो ये आपके अरिस्टोटल को अच्छा नहीं लगता था एंड ये कहते थे कि दिस इज नॉट व्हाट अ यूनिटी ऑफ प्लेस वुड बी। ठीक है, आगे जो मिमेसिस वाला पॉइंट मैंने पहले आपको बताया था, आई वुड लाइक टू एग्जैजरेट दैट अ बिट, क्योंकि ये वन ऑफ द स्टूडेंट्स ने भी क्वेश्चन पूछा था कि मिमेसिस आखिर किसका टर्म है। मतलब दैट स्टूडेंट वाज हैविंग अ कंफ्यूजन कि मिमेसिस प्लेटो को बिलोंग करता है या अरिस्टोटल को। तो बिलोंग तो देखो दोनों को करता है। प्लेटो के कॉन्टेक्स्ट में जो मिमेसिस या इमिटेशन का जो बात की गई है वो नेगेटिव व्यू है कि प्लेटो को मिमेसिस या इमिटेशन या कॉपी करना समझ में नहीं आता था। आर्ट इज डिसेप्टिव एंड इंफीरियर टू द ट्रूथ। आपके प्लेटो अब तक आप समझ गए होंगे कि अपनी जो आइडियल फॉर्म्स की दुनिया को ही बिल्कुल करेक्ट एंड अच्छा मानते हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी अगर रियलिटी में दिखता है तो उसको वो कॉपी मानते हैं, डिसेप्टिव मानते हैं, झूठ मानते हैं। तो प्लेटो का तो आप पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए।
अरिस्टोटल ने मिमेसिस को एज अ पॉजिटिव चीज ली है, कहा है कि भाई दुनिया में हर चीज इमिटेशन है, कुछ भी ओरिजिनल है ही नहीं। एंड इमिटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने मात्र वही चीज कॉपी करके चिपका दी। आप जब कॉपी करते हो, इमिटेट करते हो, तो उसमें आप अपनी भी क्रिएटिविटी आर्ट के अंदर डालते हो, ट्रेजेडी में डालते हो, पोएट्री में डालते हो, एंड दैट इज a more better version of what the reality is, जो आर्ट में आपको दिखने को मिलती है। तो ये कहते हैं कि पॉजिटिव व्यू ऑफ मिमेसिस बताया है इन्होंने, आर्ट रिप्रेजेंट्स रियलिटी एंड कन्वेज डीपर ट्रुथ, कि आपकी जो रियलिटी है उससे कहीं ज्यादा सुंदर हमारी आर्ट है। जो आगे जाके इस पॉइंट को फिलिप सिडनी भी उठाते हैं कि भाई हमारी पोएट्री की जो दुनिया है वो इतनी ज्यादा परफेक्ट है जो रियलिटी भी नहीं दिखा सकती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आपके अरिस्टोटल ने अपने पोएटिक्स के अंदर एपिक और ट्रेजेडी और कई सारे और जॉनरास के बारे में बात की है कि डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी पोएट्री के जॉनरास होते हैं उनको कंपेयर किया है। तो मेक श्योर आपने पोएटिक्स को डिटेल में पढ़ा हो। एपिक और ट्रेजेडी के बीच में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसको ये ज्यादा बेटर मानते हैं, तो एपिक में से एंड ट्रेजेडी में से ये ट्रेजेडी को सुपीरियर मानते हैं आपके अरिस्टोटल, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो ट्रेजेडी होती है वो इमोशनली एंगेजिंग होती है। भाई मूवी आप अगर उठा के देखेंगे तो मूवी तो आपको एंगेजिंग लगेगी ही, क्योंकि ये कहानी प्रॉपरली दिखाई जाती है। एंड इनका भी एक प्रॉपर रीजन दिया है कि क्यों ट्रेजेडी बेटर होती है, क्योंकि ये स्पेक्टिकल का, डिक्शन का एंड बहुत ज्यादा चीजों एंड एलिमेंट्स का इस्तेमाल करती है, जो मैंने पहले ही लिस्ट की हैं कि विजुअल एलिमेंट्स एक ड्रामा के अंदर जो इंपॉर्टेंस देते हैं, जो उसको जान डाल देते हैं एक ट्रेजेडी के अंदर, कि भाई सॉन्ग भी आ रहा है, रोने का भी सीन आ रहा है, देन खुशी का भी माहौल हो रहा है, काफी सारे सेट बदले जाते हैं, कॉस्ट्यूम्स बदली जाती हैं, तो उससे एक स्पेक्टिकल, ऑडियंस को देखने में मजा आता है ट्रेजेडी को, एंड हेंस ये बोलते हैं कि ट्रेजेडी ज्यादा बेटर है। Poetic language should be elevated yet clear, avoiding unnecessary complexity। ये बात की है आपके अरिस्टोटल ने स्टाइल एंड डिक्शन को लेके कि देखो आपकी जो पोएटिक लैंग्वेज होनी चाहिए वो कॉमन लैंग्वेज तो नहीं होनी चाहिए कि भैया आपने हमारी ही बोलचाल की भाषा उठा के ट्रेजेडी के डायलॉग रख दिए तो लोग क्यों ही देखना चाहेंगे। हम लोग गाने सुनते हैं, हम लोग बहुत ही डीप मीनिंगफुल मूवीज देखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो राइटर होते हैं, लिरिसिस्ट होते हैं, स्टोरी राइटिंग जो होती है, बहुत ही अच्छी डायलॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, काफी सारे डायलॉग्स फेमस भी हो जाते हैं कि प्यार से डर नहीं लगता साहब, थप्पड़ से लगता है। तो दिस इज समथिंग एलिवेटेड, ऐसी चीजें हम लोग अपनी डेली लाइफ में नहीं बोलते हैं। तो आपके अरिस्टोटल ने कहा है कि ये जो स्टाइल ऑफ वर्ड्स एंड द डिक्शन ऑफ वर्ड्स शुड ऑलवेज बी एलिवेटेड फ्रॉम द कॉमन लैंग्वेज आपकी ट्रेजेडी की। अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए कि ऐसी आपने भाषा बोल दी कि बिल्कुल लोग रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि पता नहीं क्या उसमें लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी एलिवेटेड होनी चाहिए आपकी कॉमन लैंग्वेज से। ठीक है, वर्क ऑफ अरिस्टोटल दैट एग्जामिन्स द आर्ट ऑफ पर्सुएशन एंड स्पीच राइटिंग। अगेन जिस तरीके से प्लेटो ने स्पीच और राइटिंग के बारे में बात की है, द डिबेट बिटवीन विच इज बेटर, अरिस्टोटल ने भी बात की है। एंड अपने वर्क रिटोरिक्स के अंदर, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, पोएटिक्स पढ़ के सिर्फ मत चले जाना, रिटोरिक्स को भी पढ़ना, इनका वर्क मेटाफिजिक्स है उसको भी पढ़ना, एंड इनके कई वर्क्स हैं जिसकी लिस्ट मैंने दी हुई है बच्चों को, तो उनको भी पढ़ना, आपको पता होना चाहिए, उनको भी पढ़ना। रिटोरिक्स इज अ वर्क जिसके अंदर ये रिटोरिशन या फिर द आर्ट ऑफ पर्सुएशन के बारे में बात करते हैं कि वो क्या तरीका होता है जिसको इस्तेमाल करके आपके जो लोग होते हैं, स्पेशली आपकी बोल सकते हैं जो नेता होते हैं, या फिर आजकल तो आप YouTube पे भी किसी टीचर को भी देख लेते हो कि बातों को इस तरीके से इस्तेमाल करना, या फिर जो नेता का मैं एग्जांपल लेना चाहूंगी, सेलिब्रिटीज का एग्जांपल मैं लेना चाहूंगी, अपने व्यक्तित्व को दिखा के, अपनी बातों को दिखा के। तो इन्होंने कई सारी टेक्निक्स बताई हैं द आर्ट ऑफ पर्सुएशन में कि किस तरीके से आप अपने सामने वाली ऑडियंस को बिल्कुल अपनी बातों में मंत्रमुग्ध कर लेते हो। पहला जो तरीका है वो बोला है ईथोस, मतलब कि यहाँ पे हम लोग बातों पे ज्यादा ध्यान न देके आपके कैरेक्टर की क्रेडिबिलिटी में फंस जाते हैं। मैंने रिसेंटली ही एक शॉर्ट्स पब्लिश की थी जिसके थ्रू मैंने बताया कि कैसे आपकी एड्स में मतलब 10 रुपए की थम्सअप के लिए या 20-25 रुपए की थम्सअप के लिए इतने करोड़ों रुपए लगा के ये लोग सलमान खान को ऐड करने के लिए लेके आते हैं। अमिताभ बच्चन को अमित जी लव्स बिकाजी भुजिया खाते हुए दिखाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि ये जो मासेस हैं वो इन
सेलिब्रिटीज की कैरेक्टर से बहुत ज्यादा ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड है। तो अगर इस कैरेक्टर ने आके बोल दिया कि भाई आई तो ईट पान मसाला एंड पान मसाला खाते हुए दिखा देंगे, तो जनता हमारा पान मसाला लेने लगेगी विदाउट इवन थिंकिंग कि ये लोग पान मसाला को टच भी नहीं करते हैं। तो क्रेडिबिलिटी ऑफ द कैरेक्टर एक पहली चीज होती है जिसका इस्तेमाल करके आप ऑडियंस को परसुएट कर सकते हो। दूसरा होता है इमोशनल अपील टू द ऑडियंस, जो आपके नेता लोग बड़े मजे से करते हैं कि इमोशंस का इस्तेमाल करना, बोली वाली जनता के इमोशंस को, कि क्या आपको सिलेंडर नहीं चाहिए, क्या आपकी बेटियों को क्या कहते हैं स्कूटी नहीं चाहिए, क्या आपको एक लैपटॉप नहीं चाहिए, मतलब इमोशंस का, ग्रीड का इस्तेमाल करना। आजकल मैंने देखा है कि यूट्यूब पे टीचर्स डर का इस्तेमाल करते हैं, डर का बिजनेस करते हैं कि मेरी कोचिंग में तो मैंने इतना इतना पढ़ा दिया, तुम लोग तो मेरी कोचिंग में नहीं पढ़ते हो एंड अब तो तुम अपना खुद ही देख लो। तो डर का इस्तेमाल करना अपने कोर्स बेचने के लिए या फिर अपनी तरफ बच्चों को करने के लिए, दिस इज व्हाट यू ऑल मस्ट बी सीइंग, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच आई एम ओनली सीइंग। मैंने देखे हैं ऐसे वीडियोस, खुला टीचर्स आके कह रहे हैं कि मेरे कोचिंग में तो मैंने ये पढ़ाया है एंड तुम लोग ने तो ये सब पढ़ा नहीं होगा। चाहे वो टीचर्स जीवन में कभी आके कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे पढ़ाए ना, चाहे वो कभी क्वेश्चंस एक प्रैक्टिस ना कराए, लेकिन एकदम चौड़ में आके कि भाई मैंने तो ये पढ़ा दिया है, देखो तुम लोग ने तो पढ़ा नहीं। तो बच्चों, इन भोले भाले स्टूडेंट्स, इन बच्चों के डर का इस्तेमाल करना कि यार मैंने तो ये नहीं किया, मेरा तो पेपर नहीं क्लियर होगा। दिस इज वॉट द आर्ट ऑफ परसुएशन इज। अगर आप इन बातों को समझ रहे हो तो डरना नहीं किसी से भी, आप अपनी मेहनत और अपने करेक्ट स्ट्रैटेजीज पर फोकस करिएगा। ओके, तीसरा है लोगोस। कुछ लोग होते हैं जो ना कैरेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, जो ना ही चिकनी चुपड़ी बातों का इस्तेमाल करेंगे, वो आपके सामने लॉजिक रखेंगे कि भाई अगर तुमने अपना कंटेंट कंज्यूम कर लिया, क्वेश्चन लगाओ, किसी टीचर पे भरोसा मत करो। इसको कहते हैं लॉजिक के बेसिस पे परसुएट करना, या फिर लॉजिक दिखाकर, अपना तर्क दिखाकर अपनी बात को प्रूव करना। तो आपके अरिस्टोटल ने इतने साल पहले ही इतनी अच्छी बात बोली थी कि वी हैव ईथोस, पैथोस एंड लोगोस, जिसका इस्तेमाल करके दुनिया के तरह तरह के लोग लोगों को परसुएट करते हैं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। Please do not take anything otherwise. I just want to make things so easy for you कि ये कॉन्सेप्ट आपको लगे कि बस एक बार मैंने ये कहानी के रूप में, एग्जाम्पल्स के रूप में समझ लिए एंड अब मैं इसको कभी भी नहीं, मतलब हम लोग भूलने वाले हैं। ठीक है, एंड अगर अच्छे लगे हो तो मुझे कमेंट करके भी बताना। ठीक है, ये है आपकी दो लास्ट कोटेशंस जो आपको याद रखनी चाहिए। The plot then is the first principle and as it were the soul of tragedy। ये पोएटिक्स की एग्जैक्ट ओरिजिनल लाइंस हैं जो आपके प्लॉट के लिए बोली गई हैं। Fear and pity may be aroused by the spectacle, but they may also result from the inner structure of the plot। की कैथारसिस तो होना ही चाहिए आपके प्लॉट के अंदर, पिटी एंड फियर तो आपको डालना ही चाहिए, लेकिन कहानी के इंटरनल स्ट्रक्चर में भी दम होना चाहिए, बिगिनिंग मिडिल एंड एंड करेक्टली वोवन होनी चाहिए, सब में यूनिटीज होनी चाहिए। दिस इज व्हाट आपके अरिस्टोटल ने कहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस क्योंकि आने लगे हैं, सो आई थॉट कि ये बच्चों के पास लिखे होने चाहिए। एंड हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दीज 41 लाइनर्स। आई होप इन वीडियो के थ्रू आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा एंड जिस तरीके से मैंने आपके सामने ये पॉइंट्स रखे, आप इनको कभी भी नहीं भूल पाओगे। प्लीज अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स कि क्वेश्चंस लगाए बिना किसी भी तरीके का ज्ञान अधूरा है। कोई कितना अच्छा टीचर हो, कोई कितनी अच्छी किताब से पढ़ रहा हो, किसी के पास कितना अच्छा कंटेंट क्यों ना हो, until and unless you do not judge yourself, आपने उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस नहीं लगाए, कभी भी अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं माना करो। और इस चीज के लिए आपको किसी टीचर की नीड नहीं है। क्वेश्चंस आपको लगाने हैं जो आपको सेग्रीगेटेड फॉर्मेट में, ईयर वाइज, जैसे भी आपको पसंद हो। कि आपने ग्रीक क्रिटिक्स की सारा कंटेंट कंज्यूम कर लिया तो आप जा रहे हो और ग्रीक क्रिटिक्स के क्वेश्चंस लगा रहे हो, बिकॉज दैट विल लेट यू नो कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो मेक श्योर कि आप पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज का पार्ट है ना, आप क्वेश्चंस ऑलरेडी लगा रहे हैं। इन सभी चीजों को जिनको आपने आज पॉइंटर में पढ़ा, उसको मैंने डिटेल में और न जाने कितनी इंफॉर्मेशन के थ्रू मैंने अपने कोर्स में पढ़ा के रखा है, जो आप एक ही जगह पे लेक्चर बाय लेक्चर विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो। तो मेक श्योर आप एक बार फ्री डेमो लेक्चर्स भी देख कर देखें, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, अच्छा लगे तो आप इन कोर्सेज का पार्ट बन सकते हैं।
यूट्यूब की मेरी कई सारी प्लेलिस्ट चल रही हैं जहां पे मैं बच्चों के एग्जाम से पहले उनकी पीवाईक्यू प्रैक्टिस कराती हूँ, वन लाइनर्स देती हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराती हूँ। मेक श्योर आप उनसे भी अपना फायदा जरूर से निकालें। उन वीडियोस को निकाल निकाल कर छान डालो एंड सब कुछ पढ़ डालो, कुछ भी आपका बचेगा नहीं। एंड जो कुछ भी बचता है वो आप कमेंट करो कि मैम इस पे वीडियो बना दीजिए। लास्टली आप मेरे टेलीग्राम और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर से जुड़े रहिए, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी बच्चे पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं न जाने कितने महीनों से, एंड दिस इज कंप्लीटली फॉर फ्री। आपको बस इस चैनल का पार्ट बनना है। यहाँ पर जितनी भी फ्री सर्विसेज आपको मिल रही हैं, बी इट योर डायरेक्ट लिंक्स, नोटिफिकेशंस, मेरी चिट चैटिंग, मेरे ऑडियोज आते रहते हैं, या आपके किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स एंड पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, सब कुछ यहाँ सॉल्व हो जाएंगे। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द लिंक एंड बी अ पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी। एंड आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट करते हुए जाना कि नेक्स्ट वीडियो कौन से क्रिटिक्स के ऊपर या कौन से राइटर्स या कौन से सेक्शन पर आप लोग देखना चाहोगे, बिकॉज इट टेक्स टाइम एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक दीज काइंड्स ऑफ वन लाइनर्स। आई होप कि आपकी बहुत ज्यादा मदद हुई होगी एंड होपिंग कि आपको बहुत मजा भी आई होगी। आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।